कैंडिडेट्स, a very warm welcome in our today's session। कैंडिडेट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है मिडाइवल हिस्ट्री से, भारत की मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से। इस टॉपिक का जो नाम है वो है मुग़ल साम्राज्य, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मुग़ल एम्पायर। कैंडिडेट्स, मुग़ल एम्पायर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के इतिहास के संदर्भ में बनता है। उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि कोई ऐसी विदेशी ताकत जो लगभग 300 साल तक आपके देश के ऊपर राज करे तो वो आपके देश का इतिहास कैसे नहीं बन जाएगी। इसीलिए जहाँ तक आपका यूपीएससी का सवाल है या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज का सवाल है या और भी आपके जो ग्रुप बी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी में हो चाहे वो राइट, और सीजीएल का लेवल का पेपर हो, तो वहाँ पर आपको मध्यकालीन भारत से, मुग़ल एम्पायर से काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्हीं पेपर्स को एंगल में रख करके हम उसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और उसके साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा करेंगे सो दैट कि हमारा ये जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। कैंडिडेट्स, बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात पर रुकूंगा कि हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुग़ल एम्पायर या फिर मुग़ल साम्राज्य, या मुग़ल कौन थे जिनका ओरिजिन था मंगोल्स से। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि ये मंगोल क्या है, कौन है, कौन सा ये क्षेत्र है और कैसे बाबर को मंगोल कहा गया या फिर मुग़ल कहा गया, जो कि खुद बाबर ने कभी पसंद नहीं किया कि उसको जाना जाए एक मंगोल ब्लड से। उसका कारण भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। लेकिन बाबर को डिस्कस करने से पहले, यानी कि मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाले व्यक्ति जिसका नाम बाबर है, उसको डिस्कस करने से पहले बाबर के इतिहास के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे सो दैट कि हम एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली सारे हालात उस समय में कैसे डेवलप हुए और कैसे ये जो फोर्स है वो भारत के अंदर एंटर करी, और उसके बाद भारत का जो भाग्य है इस फोर्स ने लिखा तकरीबन 300 सालों के लिए, जिसमें 200 साल बुरे ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने भारत के ऊपर राज किया और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो ताकत है वो कम होती चली गई और अल्टीमेटली भारत के जो मास्टर्स हैं वो ब्रिटिशर्स बन गए, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की यहाँ पर स्थापना हो गई। वो भी एक फॉरेन फोर्स है, फॉरेन इन्वेडर्स हैं, यानी कि एक फॉरेन इन्वेडर के हाथ से भारत निकला तो दूसरे फॉरेन इन्वेडर के हाथ में चला गया। तो सबसे पहले बाबर को डिस्कस करने से पहले हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे, जिसमें हम दो पर्सनैलिटीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे, और वो दो पर्सनैलिटीज़ के नाम हैं। एक है चंगेज़ खान, जिसको घेंघीज़ खान भी बोला जाता है। हम स्लाइड्स में भी देखेंगे, हमने इनके नेम वगैरह लिखे हैं और चीज़ों को दिया है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। दूसरी जो आपकी पर्सनैलिटी है चंगेज़ खान के अलावा, घेंघीज़ खान के अलावा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट कर रही थी बाबर की प्रेजेंस को या फिर बाबर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3 मैंने फ़ोटोज़ लगा दी हैं। एक फ़ोटो ये है, एक फ़ोटो ये है, और तीसरी जो पिक है वो आपके सामने है। दिस वन एंड दिस वन। आपको इन दोनों फ़ोटोज़ की पहचान अगर है तो आप अपना, हमारी ये ऐप में क्लास लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे को बता सकते हैं कि कौन सी फ़ोटो किस पर्सनैलिटी की है, किस वॉरियर की है। ठीक है, देखिए ये तो आपको पता लग ही गया है कि हमने ये बाबर की फ़ोटो लगा दी है। एक चंगेज़ खान का मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। दूसरा जो पावर है उसका नाम है तैमूर। क्या है? तैमूर। ठीक है जी, एक तैमूर है, ये भी वॉरियर है एक। इन 3 फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो उसी वॉरियर की है जिसका नाम है तैमूर। इसको तैमूर भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं तैमूर, राइट। एक है चंगेज़ खान, ठीक है, मैंने ये बता दिया है कि ये कौन है, ये है चंगेज़ खान, घेंघीज़ खान भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये है आपका तैमूर द ग्रेट, तैमूर लेन भी इसको बोल देते हैं। ये भी वॉरियर, ये भी वॉरियर,
ये भारत में आया, लेकिन ये भारत में कभी नहीं आया। चंगेज़ खान, तैमूर भारत में एक बार आया और उसने दिल्ली में स्कल्स की मॉन्यूमेंट बना दी। एक तरह से मान के चलिए कि इतना कत्लेआम हुआ कि स्कल्स की खोपड़ियों का उसने पहाड़ लगा दिया। चलिए, ये था तैमूर लेन, इसको तैमूर लंग भी बोल देते हैं। तो चंगेज़ खान और तैमूर लंग का सीधा सीधा संबंध निकलेगा किससे? जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है बाबर से। और बाबर ही क्या है? संस्थापक है किसका? आपका कौन से साम्राज्य का? मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का। तो बाबर का संबंध अगर इन दो पर्सन्स से है तो कैसे है, उसके ऊपर हमने बात कर लेनी है, सो दैट कि हमें पता लग जाए कि ये एक रॉयल ब्लड है ऑलरेडी, और किसी क्षेत्र में ये कामयाब नहीं हो पाएगा, इसको बहुत मार पड़ेगी और फिर ये भारत की तरफ रुख करेगा और आकर के भारत का बादशाह बन जाएगा या फिर भारत का किंग बन जाएगा। देखिए, एक क्षेत्र से भागा और दूसरे क्षेत्र में राजा बन गया, यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ के लोग या यहाँ के जो किंग्स थे वो कितने के कैपेबल थे, जो इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने इस पर्सन के हाथों में दे दिया, जो कि है बाबर। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इन दो पर्सनैलिटीज़ की कि ये मुगल्स जो हैं, मुगल्स, इनको कहा गया है मंगोल्स होने की वजह से मुगल्स। अब ये मंगोल कैसे है, इसके ऊपर हमने बात करनी है, राइट। उसमें ये जो पर्सन है चंगेज़ खान, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ का है? मंगोलिया का है, राइट। ये जो पर्सन है तैमूर, तैमूर ये कौन है? ये टर्को मंगोल है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये टर्को मंगोल और मंगोल में क्या फ़र्क है, राइट। पहले हम थोड़ा सा मैप्स को देखेंगे, वहाँ से हमें चीज़ों को क्लियर होना शुरू होगा। देखिए, चंगेज़ खान जो है, चंगेज़ खान जो है, इसका हमने बता दिया है कि ये मंगोल है। सिंपल सीधी सी बात है, मंगोल है। यानी कि मंगोलिया जो क्षेत्र है, चाइना से ऊपर एक प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, उसको मंगोलियन प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। आउटर मंगोलिया एंड इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया जो है वो चाइना का कुछ हिस्सा पड़ता है उसमें, और जो आउटर मंगोलिया है उसमें एक्सक्लूसिवली मंगोलिया देश है वो पड़ता है। उस क्षेत्र से एक रेस, एक ट्राइब निकला, और उस ट्राइब का एक पर्सन था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान, इसका बचपन का नाम था तैमुजिन, राइट। तैमुजिन इसका बचपन का नाम था, पेपर में कई बार पूछा जाता है। 1162 AD में इसका जन्म होता है, 1227 तक ये रहेगा और उसके बाद चला जाएगा। इसका जन्म कहाँ पर हुआ? तो खैंती प्रोविंस है नॉर्थ ईस्ट मंगोलिया में, ठीक है। इसके बर्थ प्लेस के बारे में हमने बात कर ली। सिंपल हमें पता है कि ये एक्सक्लूसिवली इसका जो क्षेत्र है वो मंगोलिया था, दैट्स ऑल। उसके बाद ये जो जिस क्लैन से ये संबंध रखता था, कबीले से, उसका नाम था बोर्जिगिन। तो बोर्जिगिन क्लैन से संबंध रखने वाला ये मंगोलियन वॉरियर एक ऐसा वॉरियर बन के निकलेगा जो पहला खान होगा अपने क्षेत्र में, और वहाँ से ही एक वर्ड निकलेगा खानाते। ठीक है जी, खानाते वर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मंगोल एम्पायर स्टार्ट करने वाला पर्सन कौन है? चंगेज़ खान है, या जिसको हम चंगेज़ खान भी बोल देते हैं, राइट। ओके, ठीक है। मंगोलियन ब्लड है, मंगोल ट्राइब से संबंध रखता है। इसके फादर का जो नाम है येसुजी और हायलन, इसकी मदर का नाम है। इनके पेरेंट्स के भी नाम हमने देख लिए, ठीक है जी। मंगोल ट्राइब में जन्म हुआ है, बोर्जिगिन क्लैन का ये संबंध रखने वाला वॉरियर है। अब हमने चंगेज़ खान के बारे में बात कर ली, अब हम आगे चलते हैं उस क्षेत्र के बारे में कि वो क्षेत्र है कौन सा। देखिए, ये सारा आपका चाइना है, आपको पता होगा, ये साउथ चाइना सी आ गया है आपका, राइट। ये सारा आपका ईस्ट एशिया आ गया है, राइट। यहाँ पर ये रशिया आ गया है, और यहाँ पर बेसिकली इस क्षेत्र के ऊपर, चाइना से ऊपर आपको मंगोलिया मिलेगा, राइट। ये जो मंगोलियन ट्राइब्स हैं ये पूरी दुनिया में गए, चारों तरफ, वेस्ट में भी गए, ठीक है जी। ईस्ट में तो पानी था, ईस्ट में तो नहीं गए, साउथ में भी आए, ठीक है जी, और नॉर्थ में भी गए। चारों दिशाओं की तरफ ये ट्राइब्स गए, और ये जो ट्राइब वेस्ट की तरफ मूव किया, ये मूव क्यों करता था? मूव सिंपल था कि ये चरागाहों की तलाश में सारी उम्र जो थे जंगलों में रहते थे, वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे, और उसके बाद वहीं पर से ही इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया, और वो भी वॉर से, लड़ाइयाँ लड़ के, राइट। तो चरागाहों की तलाश में, जो कि यूरेशियन स्टेपे यानी कि घास के वो मैदान जो कि आपके यूरोप और एशिया में पड़ते थे, वहाँ पर बेसिकली
उस क्षेत्र में इनका सारा प्रेजेंस थी, जिसमें आपका सेंट्रल एशिया भी आ जाएगा, उसमें आपका चाइना का कुछ हिस्सा भी आ जाएगा, उसमें कुछ हिस्सा रशिया का भी आ जाएगा, ठीक है जी, और आपका जो यूरोप का कुछ हिस्सा भी आ जाएगा। तो ये जो सारी क्लास थी, ट्राइब थी, ये मूव कर रही थी वेस्ट की तरफ, और ये वेस्ट में मूव करते करते देखिए यहाँ तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक आएंगे। ये कौन सा एरिया है? दिस इज टर्की। हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है पहले, टर्को मंगोल, उसके बारे में मैं आऊँगा, इसलिए मैंने इसको बेस बनाया है इस फिगर को, कि मंगोल ब्लड मूव करता करता सारी तरफ इस एरिया में और टर्की तक पहुंचता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है मंगोल ब्लड की, किस ब्लड में? टर्किक ब्लड में, राइट। क्लियर है? ये मिक्सिंग होने के बाद इन्हीं मंगोल लोगों ने सारा का सारा कल्चर कहाँ का अपना लिया? टर्की का, टर्क्स का, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपना लिया और खुद ये क्या कहलाने लग गए? टर्किक, राइट, यानी कि तुर्की वाले, तुर्की जो देश है, टर्की जो देश है, वहाँ के ये लोग कहलाने लग गए। अब इनमें भी वॉरियर ब्लड चल रहा है, इट इज़ ओके, नो इश्यूज़, ठीक है। सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया, ये सारा एरिया सेंट्रल एशिया में आएगा आपका, सेंट्रल एशिया में, राइट, जिसमें के यहाँ से इस क्षेत्र में एक पर्सन का जन्म होगा। वो पर्सन कौन है? बेसिकली तैमूर। हमने चंगेज़ खान के बारे में बात कर ली, और दूसरा पर्सन हमने कौन डिस्कस करना है? तैमूर। आपको पता है कि तैमूर को मैंने क्या बोला है? टर्को मंगोल बोला है, यानी कि टर्किक ब्लड और मंगोलियन ब्लड जो है वो मिक्स है तैमूर में, जिसको हमने बोल दिया है कि वो भी एक वॉरियर हुआ है। अब हम तैमूर के ऊपर बात करेंगे कि मंगोलियन ब्लड और टर्किक ब्लड की मिक्सिंग के साथ एक पर्सनालिटी, एक वॉरियर पैदा हो गया है, जिसका नाम है तिमूर या तैमूर या तिमूर लंग या तैमूर लंग या तैमूर लेन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। 1336 एडी में इसका जन्म होता है, 1405 तक ये रहेगा, इट इज़ ओके, नो इश्यूज़। टर्को मंगोल है ये प्योरली चंगेज़ खान की तरह से एक मंगोल ब्लड नहीं है। क्या है? टर्को मंगोल है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, ओके। ये क्या करेगा? ये तिमुरिड एम्पायर की शुरुआत करेगा। तिमुरिड एम्पायर का मतलब क्या है? बेसिकली कि आज का जो एग्जिस्टिंग डे आपका ईरान वाला क्षेत्र है, आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, राइट, और आपका सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से आपके देश आते हैं? मेन देश है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, और ये सारे जो देश हैं, किर्गिस्तान, ये सारे देश किस में पड़ रहे हैं? सेंट्रल एशिया में पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बाबर है उसका जन्म भी सेंट्रल एशिया के इस एक देश में होगा, और उसका नाम है उज्बेकिस्तान। अब आप समझ रहे हैं कि तैमूर जो कि किस क्षेत्र में राज कर रहा है? अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया में, और उज्बेकिस्तान एक देश है किसका? सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में ही एक पर्सन का जन्म होगा जो कि क्या कहलाएगा? बाबर कहलाएगा। बाबर का मतलब टाइगर। और वो बाबर जो है वो अपने क्षेत्र में कामयाब ना हो करके जब दूसरे क्षेत्र की तरफ मुंह करेगा तो वहाँ का राजा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि टर्को मंगोल ब्लड का संबंध सीधा सीधा एक पर्सन से जुड़ने जा रहा है, और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है बाबर। क्लियर? लेकिन बाबर अपने आप को मंगोल कहलाना कभी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस वॉरियर के साथ बाबर लड़ेगा वो एक मंगोल होगा, उज्बेग। उज्बेग ट्राइब है, वो एक प्योरली मंगोल ब्लड है। वो जो उज्बेकिस्तान में ट्राइब है वो बाबर के पाँव नहीं लगने देगा, और बाबर जो है वो वहाँ से अपनी जगह चेंज कर करके पहले अफ़गानिस्तान को अपनी सीट बनाएगा, और फिर अफ़गानिस्तान यानी कि काबुल को अपनी सीट बनाने के बाद इंडिया की तरफ रुख करेगा। क्लियर है? आपको ये मैं बता दूं कि तिमुरिड एम्पायर की शुरुआत करने वाला जो तैमूर है वहीं से ही एक रॉयल ब्लड फादर की साइड से निकलेगा, और तैमूर जो है वो क्या बन जाएगा? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ऑफ बाबर। आप समझ गए? यानी कि तैमूर का ब्लड ही आगे के आगे आगे के आगे आगे के आगे एक रॉयल फैमिली में एक पर्सन जो कि जन्म लेगा बाबर के रूप में वो बन जाएगा। यानी कि बाबर में किसका ब्लड आ गया है? तैमूर का ब्लड आ गया है। और तैमूर जो है उसका क्षेत्र कौन सा है? टर्किक क्षेत्र है उसका बेसिकली, यानी कि उसमें ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो किस ब्लड का है? टर्किक ब्लड का है। लेकिन वो भी मिक्स ब्लड है अपने आप में, क्योंकि तैमूर भी अपने आप को अपने पूर्वज किनको बता रहा था? तैमूर भी अपने पूर्वज बता रहा था चंगेज़ खान को। देखिए, तैमूर
अपने वंशज बता रहा है कि जी मेरे वंशज जो हैं, मतलब मेरे जो पूर्वज हैं वो कौन है, चंगेज़ खान, कि चंगेज़ खान की तरफ से जो है वो मेरा लीनियज चली है, ब्लड चला है और उसी ब्लड से मैं आया हूँ। इधर बाबर जो अपने आप को, वो तो साफ ही पता लग रहा है कि बाबर किसका ग्रेट 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 ग्रैंडसन किसका है, तैमूर का, और इवन देन वो कह रहा है कि मेरा मंगोल्स से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ कारण इतना ही है कि मंगोल ब्लड जब आपस में लड़ा, मंगोल आपस में लड़े या मंगोल या टर्को मंगोल आपस में लड़े तो टर्को मंगोल कमज़ोर पड़ गया, यानी कि बेसिकली बाबर जो है वो टर्को मंगोल है और उसमें टर्किक ब्लड है, और वो उज्बेक्स जो हैं बेसिकली मंगोलियन, उनको नहीं हरा पाया अपने इलाके में उज्बेकिस्तान में, और फिर वहाँ से वो काबुल भागा और फिर काबुल से वो भारत की तरफ पहुँचा और वहाँ का राजा बना। राइट, आगे देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तैमूर की। कहते हैं कि जी बारलास ट्राइब का नाम है बारलास, एक पर्सन था, उसके नेम के पीछे सरनेम लगता था बारलास, तो वहाँ से जब जन्म हुआ तो इसका उस ट्राइब के नाम पर पड़ गया कि जी बारलास ट्राइब में इसका जन्म हुआ है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ट्रांसऑक्सियाना, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान आ गया ना, देखिए, यानी कि इसका खुद का जन्म भी कहाँ पर हुआ है, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, और उसके बाद बाबर का जन्म हुआ है वो भी कहाँ पर हुआ है, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। राइट, ओके। देखिए ट्रांसऑक्सियाना जो रीजन है इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या है कि ऑक्सस एक रिवर है, ऑक्सस रिवर और कुछ नहीं है, एक दरिया है अमू दरिया। राइट, ये अमू दरिया जो है सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, किर्गिस्तान में, इन देशों में बहता है और अल्टीमेटली अराल सी में जाके गिर जाता है। आप देखेंगे जब ज्योग्राफी तो आपको पता लगेगा कि कैस्पियन सी है जो, उसके ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, अराल सी मिलेगा, वहाँ पर अमू दरिया गिरता है। अमू दरिया को ही बेसिकली ऑक्सस रिवर बोलते हैं। तो अमू दरिया एक जो कि जाके गिरता है अराल सी में, दूसरा है सिर दरिया जो कि जाके गिरता है किसमें, अराल सी में। तो अमू दरिया और सिर दरिया के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ट्रांसऑक्सियाना। उस क्षेत्र में ही आपको कौन सा देश मिलेगा, उज्बेकिस्तान। इसलिए बोल दिया गया कि ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र में इसका जन्म हुआ है, किसका, आपका तैमूर का। क्लियर है, ठीक है। ही कंट्रोल्ड चागताई खनाते। देखिए मैंने बोला था ना कि एक शब्द का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, खानाते, कि ये खानाते क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। द लैंड रूल्ड बाय चागताई खान, सेकेंड सन ऑफ गेंगीज खान। अब ये देखिए गेंगीज खान क्यों, कौन है, प्योरली आपका मंगोलियन ब्लड है। उसका एक बेटा जिसका नाम क्या है, चागताई खान। वो किस क्षेत्र में आके बैठा है, जो आपका सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान वाला। राइट, वहाँ पर चागताई खान यानी कि खान एक सरनेम है, एक उपाधि है, एक टाइटल है। खान हो गया, सरदार हो गया, आमिर हो गया। राइट, ये सारे। तो खान जो शब्द से अपना चलाने वाला सिस्टम बना, वो पहला गेंगीज खान ही बना, गेंगीज खान या चंगेज़ खान। तो उसके बेटे को, गेंगीज खान के बेटे को चागताई को हरा करके उसने क्या किया, अल्टीमेटली वहाँ पर टर्को मंगोल राजा स्थापित किया। यानी कि तैमूर ने क्या किया, गेंगीज खान के बेटे को हरा करके उसके क्षेत्र में क्या किया, कब्जा कर लिया। क्लियर है, ब्लड तो मिक्स है ना, मंगोल ब्लड और टर्को मंगोल, ये कह सकते हैं आप। कहता कि ही शेयर्ड ए कॉमन एंसेस्टर विद गेंगीज खान ऑन हिज फादर साइड। अब ये भी बोल रहा है कि जो तैमूर है वो भी कहीं ना कहीं से, जब मंगोलियन ब्लड उधर से चला और टर्की रीजन की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ पहुंचा, तो वहाँ पर उज्बेकिस्तान में जिसमें इसका जन्म हुआ है तैमूर का, वो भी किसी ना किसी रूप में गेंगीज खान के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी कि अल्टीमेटली एक रॉयल ब्लड ही है, एक रॉयल वॉरियर ब्लड ही है बेसिकली। ठीक है जी, ओके। अब ये जो रॉयल आपका वॉरियर ब्लड है गेंगीज खान से निकला हुआ, उसका, तैमूर का, तो तैमूर जो है ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबको कंट्रोल करेगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं, ये जीतेगा। वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उसके हम ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एशिया में ये इंडिया में भी आएगा। राइट, इंडिया में ये तकरीबन मान के चलिए कि 1398 के आसपास आएगा। और क्यों आएगा कि भी जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी चल रही है, इस्लामिक वर्ल्ड चल रहा है, कि भाई ये हिंदूज़ के प्रति या फिर नॉन मुस्लिम्स के प्रति इतने दयालु क्यों हैं। इस तरह से तो फिर जो हमारा लिखा हुआ है, जिसको हम जिहाद बोलते हैं या जिसको हम गाजी बोलते हैं, वो एक मुस्लिम कैसे बन पाएगा। जिहाद और गाजी के बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है, कैसे है। ठीक है जी। सो ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कंट्रोल करेगा।
और ये ग्रेट 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 ग्रैंडफादर होगा किसका? बाबर का। देखिए बाबर का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है ये, यानी कि ये मान के चलिए कि बाबर क्या है? इसका ग्रेट 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 ग्रैंडसन है, ये समझ लीजिए। अब ऐसे कर लीजिए, राइट, ऐसे कर लीजिए, ग्रैंडसन है या ग्रैंडफादर है उसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है जी। कैसे? तिमूर का जन्म हुआ, राइट, उसका बेटा कौन हुआ? मीरान शाह। मीरान शाह की एक ब्रांच निकली, उसमें से उसका बेटा क्या हुआ? सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद का बेटा एक और ब्रांच निकली अबू सायद। अबू सायद की एक और ब्रांच निकली, उसमें उसका एक बेटा था उमर शेख टू, और उमर शेख टू से जन्म हुआ किसका? बाबर का। 5वीं पीढ़ी बन गई है ये, अबू सायद उमर शेख टू, यानी कि बाबर का फादर का नाम क्या है? उमर शेख टू, ठीक है जी। इस तरह से बाबर जो है वो डायरेक्टली किससे कंसर्न हो गया है? तैमूर से कंसर्न हो गया है। और तैमूर जो है वो अपने आप को कहता है कि मैं मंगोलियन ब्लड हूँ, लेकिन वो एक मिक्सिंग है टर्को मंगोलियन ब्लड की। और जो बाबर है वो ये कहता है कि हमारा मंगोलियन से कोई संबंध नहीं है, हम टर्किक हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कल्चर वो अडॉप्ट कर लिया, लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर ली, वो सारा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, तो अपने आप को वो टर्क्स कहने लगे बजाय के मंगोलियंस कहने के, ठीक है। और बाबर को एक मंगोल ने हराया था, जिसकी वजह से उसको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा था, इसलिए वो मंगोल्स से नफरत भी करता था किसी हद तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं कि अब आगे क्या दिखा रहा है हमें। देखिए एक मैप और मैं लेके आया हूँ। बेसिकली यहाँ से इस मैप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबर कहाँ बैठा था और कहाँ से किधर को गया, राइट। देखिए ये है आपका क्या, दिस इज़ योर उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान है, बाबर का जन्म स्थान है, ठीक है जी। यहाँ पर एक ये लोकेशन है समरकंद, ये सिल्क रूट की बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी समरकंद, ठीक है। और यहाँ पर एक और लोकेशन है उज्बेकिस्तान में ही, दैट इज़ फरगाना। क्या है? फरगाना। फरगाना नामक स्थान के ऊपर ही किसका जन्म होगा? बाबर का जन्म होगा कैंडिडेट्स, ठीक है। और फरगाना का जो गवर्नर है वो फादर होगा किसका? बाबर का, ठीक है जी। तो यानी कि एक रॉयल ब्लड में आ गया है बेसिकली बाबर। तो फरगाना में जब ये गद्दी पर बैठेगा, राइट, 12 साल की उम्र में ये बैठेगा गद्दी पर, उसके बाद ये समरकंद को कैप्चर करने की बड़ी कोशिश करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर, यहाँ से किधर को आ रहा है? समरकंद की तरफ हिट कर रहा है, अपने वेस्ट में हिट कर रहा है, वेस्ट में हिट कर रहा है। ऐसे करके 3 बार हमले करेगा ये समरकंद के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जीतेगा। समरकंद को जीतेगा तो क्या किसको हार जाएगा? फरगाना को हार जाएगा। फरगाना को जीतेगा वापस तो समरकंद को हार जाएगा। समरकंद को जीतेगा तो फिर फरगाना को हार जाएगा। इस तरह से ये 2 लोकेशंस को इकट्ठा कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। और जब तीसरी बार ये समरकंद को और फरगाना दोनों को जीतने की कोशिश करेगा तो मुंह की खाएगा, और अल्टीमेटली क्या है कि ये अपना लोकेशन चेंज करेगा और अफ़गानिस्तान की तरफ मूव करेगा। वो मैं आपको एक पुरानी हमारा जो मैप है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मैप है इसमें हमने इंडिया को साफ साफ दिखाया है। बेसिकली आपका ये जो एरिया है दिस वन, यहाँ से ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, राइट। ऐसे आएगा अफ़गानिस्तान से होता हुआ, खैबर पास से होता हुआ, राइट। खैबर पास में आएगा, ये खैबर पास को क्रॉस करेगा और उसके बाद फिर ये इंडिया में एंटर करेगा, राइट, थ्रू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तो खैर ये बैठ ही जाएगा जा करके। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं बाबर के बारे में। देखिए अब कहानी शुरू हो गई है मुग़ल एम्पायर की, यानी कि मुग़ल एम्पायर को समझाने से पहले मैंने जो बेस दिया है आपको वो पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एंगल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो है 300 साल, देखिए 300 साल राज किया इन्होंने। 1526 पहली बैटल होगी ना 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में होगी, और 1858 तक ये राज करेंगे। यानी कि 1858 में जो हमारा सिपाही म्यूटनी है, स्वतंत्रता की जो लड़ाई पहली, जिसको बोला गया है नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया है, जो सिपाही म्यूटनी के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानी जाती है, उस म्यूटनी के बाद इनको, यानी कि इनके मुग़ल एम्पायर के आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र सेकंड को गद्दी से उतार दिया जाएगा, रंगून भेज दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, और अल्टीमेटली सारा का सारा भारत का कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाएगा, और मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। तो 1526 से लेकर 1858 तक मोटा मोटा आपको मान के चलिए 300 साल बनता है। लेकिन जो ज़बरदस्त पकड़ रही है मुग़ल एम्पायर की भारत के ऊपर, वो औरंगज़ेब तक रही है।
राइट। औरंगज़ेब के बाद ये जो पकड़ है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब जो है उसका जो बेटा है उसका नाम भी क्या है? बहादुर शाह ज़फ़र। लेकिन ये वन है, ये वन है। देखिए बहादुर शाह ज़फ़र वन आया, मुग़लों की पकड़ कमज़ोर होती चली गई। बहादुर शाह ज़फ़र टू आया, मुग़ल ख़त्म ही हो गए इस देश से, यानी कि उनका राज ही ख़त्म हो गया। दोनों को आपने याद रखना है कि ये 1708 में आएगा और ये आपका 1858 में चला जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है जी, ओके। कहते कि इन्होंने 300 साल राज किया है। उसमें एक छोटी सी कहानी है 15 साल की कि हुमायूं जो कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी उसमें हुमायूं अपने फादर के साथ था, बाबर के साथ। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब और औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह ज़फ़र वन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते थे? हम तो क्या बोलते थे, जो इतिहासकार बताते हैं कि उसको प्यार से बोला जाता था मुअज़्ज़म। ठीक है जी, राइट। चलिए, बाबर का फरगाना वैली में जन्म हुआ, हम बात कर चुके हैं। फरगाना वैली कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में है। दोबारा से दिखा देता हूँ आपको मैं इमेज, राइट। ये देखिए, ये उज़्बेकिस्तान आ गया है। ठीक है, ओके, आगे चलिए। ये देखिए उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये आ गया अफ़गानिस्तान। देखिए यहाँ से टच कर रहा बॉर्डर अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से सीधा इंडिया की तरफ, पाकिस्तान से। चलिए, 12 साल की उम्र में बाबर गद्दी पर बैठा 1494 में, क्योंकि इसकी जो बर्थ डेट है वो बेसिकली क्या है, 1480 है। 1480-82 के आसपास ये इसका जन्म है, राइट। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि 1540 से लेकर 1555 का जो समय काल है वो शेर शाह सूरी यानी कि सूर एम्पायर जो था उसने हुमायूं की नाक में दम कर दिया और हुमायूं को भागना पड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ के, राइट। और उसके बाद अकबर का जन्म होगा और फिर अकबर बैरम खां की मदद से दोबारा से यहाँ पर आकर के राज करना शुरू करेगा। तो इतनी बात करने के बाद हम दोबारा बाबर पर आ जाते हैं कि बाबर का जो फादर था वो गवर्नर था, कहाँ का? फरगाना का, हम बात कर चुके हैं। 12 साल की उम्र में बाबर जो है वो गद्दी पर बैठा 1494 में, राइट। और उसने समरकंद को 1496 में जीत लिया, लेकिन फरगाना को लॉस कर गया, और फिर फरगाना को जीता तो समरकंद को लॉस कर गया। 1501 में उसने फिर क्या किया? उज़्बेक प्रिंस मोहम्मद शैबानी, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एक मंगोल है, कंप्लीटली मंगोलियन ब्लड है और उनको बोला गया है उज़्बेक्स, ट्राइब है उज़्बेक, राइट। उसका एक किंग है जिसका नाम है मोहम्मद शैबानी, मोहम्मद शैबानी। गेंगेज़ खान, जो जिसको हमने चंगेज़ खान भी बोल दिया ना, हिंदी में लिख के देखें, चंगेज़ खान, चंगेज़ खान इसका सबसे बड़ा जो बेटा है उसका एक आगे बेटा है शैबानी, उसकी आगे संतान है, मतलब उसकी आगे पीढ़ियाँ निकली हैं कोई, उन पीढ़ियों में एक किंग है क्या? मोहम्मद शैबानी। यानी कि गेंगेज़ खान के जो वंशज हैं उनसे ये हारेगा, कौन? बाबर हारेगा 1501 में, ठीक है जी। और खानाते ऑफ बुखारा को स्थापना करेगा कौन? मोहम्मद शैबानी। अब ये बुखारा कहाँ से आ गया भाई? देखिए दो इलाके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है बल्ख, एक है बुखारा। बल्ख जो क्षेत्र है वो आज के एग्जिस्टिंग डे अफ़गानिस्तान में है और जो बुखारा है वो उज़्बेकिस्तान में है। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस हुए हैं सिल्क रूट के, ख़ास तौर पर आपका समरकंद हो गया और आपका फरगाना हो गया और ये सारे जो क्षेत्र हैं बुखारा वगैरह, ये सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बाबर को यहाँ से हटाकर इस क्षेत्र से निकाल करके खानाते ऑफ बुखारा को एस्टेब्लिश कर देगा कौन? प्रिंस मोहम्मद शैबानी, जो कि किसका वंशज है? गेंगेज़ खान का, राइट, ओके। 1504 में, सॉरी मैंने इसकी तरफ देखा ही नहीं, बच्चे कमेंट्स कर रहे होंगे तो आई एम सॉरी। देखिए ऐप में ये है, आप इसको देख लीजिए, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए, ठीक है, मैं आता हूँ, आप 1 मिनट। 1504 में काबुल को कॉन्कर करेगा। देखिए 1504 आ गया है और काबुल की तरफ ये बढ़ गया है, अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ गया है और अफ़गानिस्तान को जीत लेगा। क्यों जीत लेगा अफ़गानिस्तान को? क्योंकि ये जो पर्सन है ना मोहम्मद शैबानी, ये कंधार को छोड़ देगा कि यार छोड़ो, अब मेरे को नहीं रहना इस क्षेत्र में। जब शैबानी इसको छोड़ेगा ना इस क्षेत्र को, तब फिर आकर के कौन बैठ जाएगा? बाबर बैठ जाएगा
कहाँ पर आकर के? काबुल में आकर, और अपने आप को वहाँ का बादशाह डिक्लेयर कर देगा, वहाँ का अपने आप को मिर्ज़ा डिक्लेयर कर देगा, यानी कि प्रिंस डिक्लेयर कर देगा। ठीक है जी। और काबुल में जीतने के बाद इसने फिर तीसरी कोशिश करी थी समरकंद को जीतने के लिए, लेकिन फिर हार जाएगा शबानिद से, यानी कि समरकंद इसके नसीब में नहीं था, छोड़ गया। चलिए, कहना आफ्टर लूजिंग थर्ड टाइम द समरकंद ही फोकस्ड ऑन इंडिया, तब उसने इंडिया की तरफ रुझान किया। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, वेस्ट में हमले कर रहा है समरकंद की तरफ, ये बुखार आ गया आपका, लेकिन वेस्ट में हमले कर करके कामयाब नहीं हो रहा तो ईस्ट में हमला करेगा, और ये देखिए इंडिया की तरफ आएगा। बेसिकली ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा? इधर से आएगा, दिस इज़ योर अफगानिस्तान, यहाँ से ऐसे आएगा, इधर से आएगा ऐसे ईस्ट की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। तीसरी बार जब समरकंद को हारेगा तो भारत की तरफ रुख करेगा, और भारत की तरफ ऐसे नहीं है कि आते सारी भारत को जीत लेगा। 1504 की हमने बात करी है, और 1526 में लड़ाई होगी पहली, लेकिन 1504 से लेकर के 26 तक ये 7 बार भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, हमला करेगा यानी कि, और 7वीं बार ये भारत में इब्राहिम लोदी को ख़त्म करके और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर पाएगा। देखते हैं, इब्राहिम लोदी को हराएगा। मैंने एक पॉइंट बीच में ऐड कर लिया है, अभी बाद में जाएंगे इसके ऊपर। सुल्तान ऑफ लोधी, है ना, लोधी एम्पायर, जितनी भी स्लेव डायनेस्टी में लास्ट जो एम्पायर डायनेस्टी हुई है दैट इज़ योर लोधी डायनेस्टी। ठीक है जी, इब्राहिम लोधी इसका किंग था जिस वक्त बाबर का हमला हुआ, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहलाई ये 1526 में हुआ, और इसको ख़त्म करने के बाद मुग़ल एम्पायर की स्थापना करी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके। बेसिकली क्या है कि इब्राहिम लोधी जो है उसको हराने का जो कारण है, बाबर क्यों हरा पाया, उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक बाबर जो है, चाहे वो हार रहा था समरकंद में, या फिर अपनी जो उसकी बेल्ट है वहाँ पर वो इतना अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो एक अच्छा मिलिट्री जनरल था। उसके अंदर उसका एक्यूमेन ऐसा था कि वो बहुत अच्छे से स्ट्रेटजिकली अपनी प्लेसमेंट्स को लोकेट करके वॉर में, बैटलफील्ड में, और फिर वो लड़ता था। और वही उसने मतलब है जो स्ट्रेटजी अपनाई भारत में जब आया, उस स्ट्रेटजी का नाम है तुलगाम। इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ है। 1504 में देखिए हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस कर रहा है अफगानिस्तान वाली बेल्ट में। 1504 जनवरी में पहुंच जाएगा खैबर पास को क्रॉस करके अफगानिस्तान वाली बेल्ट में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली बेल्ट में। बाबर अपने आप को बादशाह काबुल का बना देगा। ठीक है जी, 1507 में। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है। यानी कि काबुल में अगर आकर उसने अपनी प्लेसमेंट बना ली है, क्योंकि जो शैबानी खान है वो रिटायर कर गया है, कंधार से चला गया है छोड़ करके, और बाबर अपना वहाँ पर जगह बना ली है उसने, और अपने आप को टाइटल क्या दिया? मिर्ज़ा का। मिर्ज़ा का टाइटल बाबर ने अपने आप को दिया, और मिर्ज़ा शब्द का मतलब होता है प्रिंस। ठीक है जी। हुमायूं का जन्म हुआ है 1508 में। आप देखिए 1508 में हुमायूं का जन्म हो गया है, और 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी तब हुमायूं भी इस बैटल में होगा। और आपको पता है बहुत सारे एरियाज़ जो हैं आपके यूपी के, उनको ये विन करेगा हुमायूं, राइट। आगे देखते हैं क्या कुछ है। अब बाबर के एक्सपीडिशंस के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे कि भाई इसने पहली एक्सपीडिशन यानी कि पहला अपना रुख किस तरफ अपनाया, कब अपनाया? भारत की तरफ। तो वो साल है 1519। देखिए पहली चढ़ाई इसने भारत पर करने की कोशिश करी, दैट वाज 1519 AD, राइट। ओके, लोकेशंस के नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पता होने चाहिए। एक तो भीरा है, या फिर भैरा भी कह देते हैं, पाकिस्तान प्रोविंस। ठीक है जी। यहाँ पर पहली बार गन पाउडर का यूज़ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशंस ऑफ गन पाउडर, ये बेसिकली क्या है कि सेंट्रल एशिया में ख़ास तौर पर जो मंगोल्स हैं वो और टर्क्स, वो गन पाउडर का यूज़ करने लग गए थे। गन पाउडर का यानी कि बारूद का इस्तेमाल करते हुए वो वॉरफेयर में मतलब जब जाते थे तो वहाँ पर उनको काफ़ी विक्ट्री मिलती थी। और गन पाउडर को इस्तेमाल करने वाला बाबर ही पहला पर्सन बनेगा जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीतने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल करेगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि गन पाउडर उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है, बाबर ने इस्तेमाल भी किया है, लेकिन बाबर ने भारत को जीतने के लिए जब सबसे पहले यहाँ पर गन पाउडर का इस्तेमाल किया तो उसकी जीत का एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी बना क्योंकि यहाँ के लोगों के पास, जो यहाँ की डायनेस्टीज़ बैठी थी, उनके पास गन पाउडर का इतना ज्ञान नहीं था, या गन पाउडर का इतना यूज़ करने का उनको पता नहीं था, या उनके पास वो सारा मैकेनिज्म
ही नहीं था जो गन पाउडर का यूज़ कर करके वो बैटलफील्ड में विक्ट्री ले सके, राइट। तो गन पाउडर का यूज़ करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा कि बाबर को जीत दिलाएगा, ठीक है, ओके। 1519 में वो क्या करता है, भैरा पर आया, भैरा में गन पाउडर यूज़ किया, इट इज़ ओके, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी इसको भैरा में। लेकिन जब ये बाज़ौर में आएगा ना, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है ये पाकिस्तान का, यहाँ पर जब आएगा ना तो इसको बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा बाज़ौर में, यहाँ पर भी गन पाउडर यूज़ होगा। और जब यहाँ पर ये लोगों का कत्लेआम करेगा और लोगों को सब्जुगेट करेगा, अपने अधीन करेगा, तब बाबर ये बात कहेगा कि वाकई में रियल इंडियन इन्वेजन बाजौर से मानी जाएगी। यानी कि मुझे जो पहला रेजिस्टेंस मिला जिससे कि मैं भारत में एंटर होने से शायद रुक जाता या मैं एंटर ना हो पाता, तो वो बाजौर में मिला। और बाजौर एग्जिस्टिंग डे आपका खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है वहाँ पर है, ठीक है जी। तो इसने इसको रियल इन्वेजन कहा है, बाजौर की इन्वेजन को। आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ बाजौर किस साल में हुई, किस किस के बीच हुई, राइट, ओके। ही लेड टोटल 7 एक्सपीडिशंस टू इंडिया फ्रॉम 1519 से लेकर 1526 तक। वो बात हम पहले कर चुके हैं कि 7 बार चढ़ाई करने की कोशिश करेगा और उसके बाद ही ये कामयाब हो पाएगा भारत में आने के लिए। इसमें 2-3 इसकी इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशंस है, उसकी हम बात करते हैं। वो क्या है, पहली है 1524 की इंपॉर्टेंस में, जो कि चौथी थी नंबर में, 7 में से चौथे नंबर की इसकी चढ़ाई थी, एक्सपीडिशन थी भारत की तरफ, इन्वेजन थी बेसिकली। इसमें दौलत खान लोधी ये कौन है, गवर्नर है पंजाब का, घर का बेदी लंका ढाएगा। बेसिकली तो क्या होगा कि ये इब्राहिम लोधी को धोखा दे रहा है, दौलत खान लोधी है ना, उसका एक गवर्नर है पंजाब प्रोविंस में, ये वेलकम करेगा, यही तो बुला रहा है बेसिकली बाबर को कि तू इधर आ और इस यहाँ पर आकर अपनी सुप्रीमेसी बना और हमें भी कुछ अच्छा फिर राजपाट करने को मिले। इस तरह की सोच का ये पर्सन है। नो डाउट ये पर्सन लॉयल था, लेकिन जो एरोगेंस थी इब्राहिम लोधी की या सस्पिशन थी इब्राहिम लोधी की, उसकी वजह से चढ़ गया दौलत खान लोधी। और दौलत खान लोधी ने क्या कर दिया, दुश्मन की मदद कर दी, यानी कि बाबर की मदद कर दी। और अपने सन को भेजेगा, कौन, दौलत खान लोधी भेजेगा अपने बेटे को, दिलावर खान को और आलम शाह को, और ये ज्वाइन कर लेंगे ये लोग, किसको, बाबर को ज्वाइन कर लेंगे ये लोग। अब समझ रहे हैं। तो दिलावर खान लोधी कौन है, आराम शाह लोधी कौन है और दौलत खान लोधी कौन है, इनका क्या संबंध है इब्राहिम लोधी से, और ये कैसे जो चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस वो डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में आपने देखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ खास बात बनेगी नहीं और साल आ जाएगा 1525। देखिए 24 आया है, 25 आया है, फिर 26 आ रहा है, 26 ये डिसाइसिव साल होगा। यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी किसको, बाबर को। तुलगाम स्ट्रेटेजी की वजह से। ये तुलगाम स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी है, लड़ने का एक तरीका है। इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है आर्मी को, ठीक है जी, और चारों तरफ से जो है वो घेरा डाला जाता है दुश्मन को। सेंटर जो है इसको वीक रखा जाता है और जो सराउंडिंग्स हैं यहाँ पर स्ट्रांग अटैक होता है। तो दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जाता है, चारों तरफ से उलझाया जाता है। इसको बोलते हैं तुलगाम स्ट्रेटेजी। तुलगाम स्ट्रेटेजी को पहली बार इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और जीत जाएगा। उधर 1 लाख लोग बैठे हैं इब्राहिम लोधी की तरफ, और ये लोग सिर्फ 24,000 के आसपास हैं। इवन देन दे विल विक्टर्स, इवन देन ये जीत जाएंगे सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से, अपनी जो स्टील नर्व्स हैं उसकी वजह से, और बाकी जो गद्दार हैं उसकी वजह से इब्राहिम लोधी जो है वो हारेगा। और जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, उनकी एडवांसमेंट है, उसकी कमी की वजह से भी इब्राहिम लोधी है वो जो हारेगा, राइट, ही विल बी मर्डर्ड। चलिए ठीक है, इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाएगा और मुग़ल एम्पायर की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। ये हमने बाबर के बारे में काफ़ी कुछ इसके बारे में देखा। यहाँ पर आगे आ जाइए, देखिए जब बैटल हो गई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद बाबर रुका नहीं, उसने 3 बड़ी बैटल्स लड़ी, और वो 3 बड़ी बैटल्स लड़ने के बाद अल्टीमेटली दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो गई 1530 में। देखिए 1526 में आकर के भारत का बादशाह बना, 1530 में इसकी डेथ हो गई। लेकिन 26 से लेकर 27, 28 और 29 यहाँ पर भी ये लड़ाइयाँ ही लड़ रहा है, और 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ेगा, और उसके बाद एक अच्छी फुट होल्ड दे देगा मुग़ल एम्पायर को, और उसके बाद चला जाएगा। नेचुरल डेथ हो जाएगी इसकी, इसको कोई बीमारी हो गई है, हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं है, और अल्टीमेटली ये फिनिश्ड। तो बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, खानवा प्लेस है, देखेंगे कहाँ पर है, 17 मार्च 1527 को हो रही है। बैटल ऑफ चंदेरी है,
20 जनवरी 1528 को हो रही है ये बैटल। और बैटल ऑफ घाघरा है, जिसको बैटल ऑफ गंगा भी कहा गया है, ये 6 मई 1529 को हो रही है। ठीक है जी। जो बेसिकली खानवा है, इसको खानवा भी लिख देते हैं, राइट। ये जो बैटल ऑफ खानवा या खानवा है, ये आगरा से मोटा मोटा मान के चलिए कि 50 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है, वेस्ट की तरफ आगरा से, वहाँ पर ये लोकेशन है। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा, यहाँ पर बैटल होगी। इस बैटल में जो है आपका क्या बोलते हैं, बाबर जो है वो विक्टर्स बन करके बाहर निकलेगा। ये बैटल ऑफ खानवा किसके साथ लड़ी जाएगी? ये बैटल ऑफ खानवा लड़ी जाएगी आपका बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा जो कि राजपूत कॉन्फेडरेसी, यानी कि जो राजपूतों का एक गुट है, वहाँ का सबसे एक मुख्य चीफ्टेन, मतलब एक मुख्य उनका लीडर है। तो राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के साथ बैटल ऑफ खानवा होगी, राइट। और बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को डिफीट कर दिया जाएगा बाबर के द्वारा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राणा सांगा ने भी मदद करी थी किसको? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। किसकी? बाबर की। इवन देन बाबर कहता कि जो अपने क्षेत्र का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। तो इसलिए राणा सांगा को भी डिफीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वो मतलब इस सारे क्षेत्र को जीतने के बाद, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को जीतने के बाद, नेक्स्ट अपना ध्यान जो है वो लगा रहा है चंदेरी की तरफ। चंदेरी बेसिकली है एक लोकेशन है जो आज के एग्जिस्टिंग डे मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर, वहाँ पर ये पड़ रही है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान में नहीं रखना आपने, लेकिन आपको ये याद में रखना कि मध्य प्रदेश में बेसिकली साउथ ईस्ट राजस्थान और वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा क्षेत्र कौन सा है? आपका मालवा क्षेत्र कहलाता है। और मालवा क्षेत्र में राजपूतों का गढ़ था। वहाँ पर मेदिनी राय जो कि एक गवर्नर था किसका? राणा सांगा का, उसको ये हराएगा बैटल ऑफ चंदेरी में और उस सारी बेल्ट के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। यानी कि अपने आप को बेसिकली ये एक्सपेंड कर रहा है, सेंट्रल इंडिया तक पेनिट्रेट कर रहा है। अब ये कौन? बाबर। आप समझ रहे हैं, पहले दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के बाद यूपी तक पहुंच रहा है और उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पेनिट्रेट कर रहा है और उसके बाद अल्टीमेटली ये बंगाल तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? बंगाल तक पहुंच जाएगा। कौन सी बैटल लड़ेगा? बैटल ऑफ घाघरा लड़ेगा, बैटल ऑफ गंगा जिसको कहा गया है 1529 में। यहाँ पर इब्राहिम लोदी है जो उसका छोटा भाई है, वो एक तो होगा, और एक आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि दैट वाज योर नुसरत शाह, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस नाम में। तो वो जो लोकल चीफ्टेन है, लोकल जो किंग है वहाँ का उस क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में, उन दोनों को ये हरा देगा बैटल ऑफ घाघरा में या बैटल ऑफ गंगा में। और अल्टीमेटली अपनी एक्सपेंशन जो है वो कहाँ तक कर देगा? ये बंगाल तक ले जाएगा। अब आप देख लिए कि धीरे धीरे कहाँ तक इन्होंने अपनी पहुँच बनाई, बाबर ने ही, जिसमें हुमायूं है वो कन्नौज जीत रहा है, अयोध्या वाला क्षेत्र जीत रहा है, राइट। ये सारे क्षेत्र वो जीत रहा है और अल्टीमेटली मुग़ल साम्राज्य जो है वो अब फैल रहा है और 1530 में जाकर के बाबर की डेथ हो जाएगी। उसके बाद सारा दारोमदार किसके कंधों पर आएगा? हुमायूं के कंधों पर। लेकिन हुमायूं जो है वो 1540 तक भारत में रुकेगा और उसके बाद उसको भागना पड़ेगा। वो फिर 1556 में वापस आएगा भारत में और फिर से जो आपका बैरम खान है उसकी मदद से मुग़ल सॉवरेंटी को स्थापित करेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए 26 दिसंबर 1530 को इसकी डेथ हो गई है आगरा में, 48 साल का ये था। ठीक है, और काबुल में जहाँ पर इसने अपने आप को टाइटल दिया था मिर्ज़ा का, है ना, इसकी यादें वहाँ पर जुड़ी हुई थी। तो क्या किया? काबुल कहता कि जी मेरी बॉडी को काबुल लेके जाना। वो काबुल में उसको लेकर गए और जहाँ पर इसको दफनाया गया है उसको आराम बाग बोलते हैं, आराम बाग। चलिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पेपर में पूछी जाती है। ऑटोबायोग्राफी इसने अपनी लिखी क्योंकि ये एक लिटरेरी पर्सन था, मतलब बड़ा इसका टेस्ट था आर्ट के प्रति। आर्ट के, जिसको हम बोलते हैं कि आर्ट कन्यूजर, बेसिकली आर्ट का बड़ा पारखी था और ख़ुद भी बड़ा अच्छी हैंडराइटिंग थी इसकी, कैलीग्राफी करता था ये, पोएम्स भी लिखता था ये, एक तरह से लिटरेरी पर्सन था। तो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी और ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी जाती है, आई एम सॉरी। सो तुझके बाबरी ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, तुझके बाबरी, और ये लिखी गई है टर्किश में। देखिए यहाँ से कि टर्किश लैंग्वेज में इसने लिखा है इसको,
यानी कि यहाँ से पता लगता है कि ये अपने आप को टर्क्स बोलता था और इसका ज़्यादा लगाव जो टर्किश लैंग्वेज से था। फाइनेस्ट कैलीग्राफर था, ठीक है, बड़ा सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखाई लिखनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैलीग्राफी में आती हैं। पेंटर भी था, ओके। और इसने क्या किया, इसने एक और राइटिंग स्टाइल पैदा किया। राइटिंग स्टाइल में क्या है, वर्सेस, यानी कि आपकी एक पोइम्स हैं, जैसे पोइम्स को एक इस तरह से लिखना कि जो उसका एक स्टैंजा है, मतलब कि अल्टीमेटली कपलेट्स हैं, दो दो लाइनें आपस में जुड़ती जाएं एंड उनका एक तरह की ध्वनि टोन के साथ आए। इस तरह का उसने एक राइटिंग स्टाइल या वर्स जो है वो डेवलप किया और उसको कहा गया मुबियान। ठीक है जी, मुबियान। तो मुबियान की रचना भी किसने करी, बाबर ने करी। ठीक है जी, ओके, बाबर्स। और ये मुबियान की रचना इसने पर्शियन में करी है, ईरानी लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वो टर्किश में लिखी और पर्शियन में मुबियान को रचा इसने। ओके, बाबर का जो कज़न है मिर्ज़ा हैदर, इसने अपनी किताब लिखी तारीख़-ए-रशीदी। जो तारीख़-ए-रशीदी किताब लिखी गई है बाबर के कज़न के द्वारा, जिसको लिखने वाला मिर्ज़ा हैदर है, जो कि बाबर का कज़न है। इसमें इसने बाबर की पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है। ये बुक है जो पूछी जाती है कि इसका राइटर कौन है या इसका थीम क्या है या किस टॉपिक के अराउंड ये लिखी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने बाबर के बारे में बात करी है। अब हम मुग़ल एम्पायर की जो एक इम्पॉर्टेंस है कि मुग़ल एम्पायर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी के एंगल से भी कह लीजिए या दूसरे जो ग्रुप बी की वैकेंसीज़ हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम है उनके लेवल से, वो इसलिए कि जैसा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था मुगल्स दे करके गए, और जो रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करना है, वो सारी चीज़ें जो दे करके गए वो आज भी भारत में जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रैक्टिस होती हैं। उसमें अंग्रेज़ों ने कुछ चेंजेस कर दी और बाद में जब भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना तो भारत ने उसमें उस तरह से चेंजेस कर दी। तो वो जो चेंजेस आज भी भारत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लागू हैं, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो या फिर वो रेवेन्यू सिस्टम का पार्ट हो, तो मुगल्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि अगर कोई ऑफिसर बनना चाहता है, ख़ास तौर पर सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है वो आपकी क्या बोलते हैं, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है वो आपकी, राइट। इस तरह से उन सारी चीज़ों को आपको जब देखना है तो मुगल्स को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मुगल जो एम्पायर है वो इम्पॉर्टेंट है स्टेट सिविल सर्विसेज और आपका यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके ऊपर कि हमने क्या कुछ लिया है। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल्स की हम बात कर रहे हैं कि अब मैंने बाबर को एक डिस्कस कर दिया, बाबर के बाद उसकी जो लीनियज चली है, उसके सारे बेटे आए हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमें 3-4-5 दिनों का टॉपिक चाहिए पूरा अच्छे से मुगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। उसमें हमने आज बाबर को एक बार ले लिया था, बाबर की बैकग्राउंड को ले लिया था, राइट, और उसके बाद हम इनके फंक्शनिंग के ऊपर आ गए हैं कि ये कैसे काम करते थे इस सिस्टम में। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको डिवाइड किया गया था, जिसको हम बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोल देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, जिसको हम बोल देते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसका विकेंद्रीकरण, पावर्स का, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई आपने डिवॉल्व कर दी है बेसिकली पावर्स को। लेकिन भारत में जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली ताकत किसके हाथों में है, आम लोगों के हाथों में। लेकिन ये एक मोनार्चिकल स्टेट है, मुगल एम्पायर जो है, मोनार्च, यहाँ पर किंग है, इनका राजा है, तो इन्होंने भी मोनार्चिकल डिसेंट्रलाइजेशन करी, लेकिन अल्टीमेटली सारी पावर्स किसके हाथ में है, मोनार्च के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। लोगों को तो एज ए सब्जेक्ट उन पावर्स को इस्तेमाल करवाना है इनके सिस्टम के द्वारा। तो वो जो इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ा अच्छा बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए, तो कौन कौन सी स्टेज उसमें आई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सूबा लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम आज हमारा स्टेट कह सकते हैं, कोई भारत का राज्य कह सकते हैं या प्रोविंस कह सकते हैं, राइट। सरकार लेवल, ये बेसिकली क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। परगना लेवल, ये कौन सा है आपका, सब डिवीज़न, जिसको आप तहसील बोल देते हैं ना, उस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, तहसील लेवल जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ग्रास रूट तक, है ना, आप पढ़ते हैं ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल तक भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया हुआ था। और इसी वजह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होती थी और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ भी होती है कि एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स
इनकी एडमिनिस्ट्रेशन फार बेटर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कमेंट्स वगैरह देखें। यस स्टूडेंट्स, आप कुछ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, आप आंसर करते जाइए, साथ साथ में आप आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आपको पता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं कि सबसे पहले किंग है, हमें पता है। किंग के नीचे अकबर के आने से पहले, क्या अकबर के आने से पहले एक पोस्ट होती थी, उसको बोलते थे वकील। ये इंपॉर्टेंट होता था, ये सेकंड इन कमांड होता था, यानी कि राजा के बाद कौन है? वकील है। उसके बाद कौन है? वजीर है। ठीक है जी। अकबर से आने से पहले इस तरह का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था कि सेंटर में एक राजा के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट थी दैट वाज ऑफ वकील, यानी कि सारा सिस्टम वो मैनेज करता था। लेकिन वो सारा सिस्टम खुद तो मैनेज करेगा नहीं, वो किसके थ्रू करता था? वजीर के थ्रू मैनेज करता था, वजीर के थ्रू, राइट। तो वकील एक तरह से उस वक्त क्या कह सकते थे? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर बनकर कौन निकला? वजीर निकला प्राइम मिनिस्टर बनकर के। और वजीर जो है वो दीवान्स के थ्रू, यानी कि जो फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस से संबंधित जो ऑफिसर्स हैं, उनसे सारे सिस्टम को मैनेज करवाता था। और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स खड़े किए गए जिनसे काम करवाता था कौन? वजीर, सेंट्रल लेवल पर। और फिर स्टेट लेवल पर अलग ऑफिसर आ जाएंगे, प्रोविंशियल लेवल पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग ऑफिसर आ जाएंगे, और फिर आपका क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न लेवल पर और ऑफिसर्स आ जाएंगे, और विलेज लेवल पर और ऑफिसर्स आ जाएंगे। उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बता दिया कि वजीर प्राइम मिनिस्टर बन करके निकलेगा, एक इंपॉर्टेंट, और वकील की ताकतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि वकील एक ऐसा पर्सन है बेसिकली, जैसे बैरम खान एक वकील की तरह से काम कर रहा था हुमायूं का, राइट। तो बैरम खान ने सारा कुछ अपने हाथों में ले लिया था, जिससे कि ये खतरा रहता था कि हो सकता है कि कल को अगर ये डिसीव करे, तो बेट्रे करे, तो हो सकता है कि किंग को नुकसान पहुंचा दे, खतरा पहुंचा दे। इसलिए अकबर ने क्या किया कि वकील की पोस्ट को वीक कर दिया, और वजीर की पोस्ट को उसने क्या कर दिया? पावरफुल कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर की तरह से, यानी कि सारे काम की देखभाल करने लग गया, बजाय कि एक आप बोलते हैं कि फोस्टर फादर या फोस्टर मदर जिस तरह से होता है, उस इमेज को उसने हटा दिया। क्योंकि बैरम खान एक फोस्टर फादर की तरह से आप कह सकते हैं कि उस तरह से काम कर रहा था वो अकबर के लिए। तो वज़ीर है जो, इसको कौन असिस्ट करता था? दीवान। दीवान क्या है? बेसिकली एक पोस्ट है और कुछ नहीं है। दीवान का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। ठीक है जी, अरबिक शब्द है फाइनेंसेस। वहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, फाइनेंस से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस बॉडी को दीवाने आम या दीवाने खास बोला गया है, और उस पोस्ट को दीवान बोला गया है। ठीक है जी। और इसको बोला गया है दीवाने कुल। दीवाने कुल किसको बोला गया है? बेसिकली वजीर को बोला गया है। और वो वजीर कौन है? वो हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट है बेसिकली। ठीक है जी। और वजीर जो है वो अल्टीमेटली काम किसके थ्रू कर रहा है? दीवान के थ्रू कर रहा है। दीवान एक पोस्ट है। इसको और हम डीप में समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। देखिए इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं? बेसिकली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फाइनेंसेस को देखने के लिए, कि इंपीरियल ट्रेजरी जो है, जो आपका ख़जाना है, जो आपका राजा का ख़जाना है, उसकी देखरेख करेगा, सारे अकाउंट्स को चेक करेगा, कुछ ऐसे सिस्टम्स को लेकर आएगा जिससे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए, जैसे कि अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल लेकर आया ऐसी इम्प्रूवमेंट्स। तो यही काम है एक मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का या फिर दीवान का। ठीक है जी। देयर वर 9 डिपार्टमेंट्स। देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आगे 9 डिपार्टमेंट और थे जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, कि वो 9 डिपार्टमेंट में से मैंने 6 डिपार्टमेंट्स निकाले हैं कि वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। दीवाने खालसा, दीवाने तान, दीवाने जागीर, दीवाने सद्दत, मुस्तौफ़ी और मुशरिफ। इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर पेपर में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये अपना अपना काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इनका फंक्शन क्या है कि सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करना है। और वो सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? आपका रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। दीवाने खालसा किसको बोला गया?
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ क्राउन लैंड, यानी कि जो खालिसा लैंड है, जो डायरेक्टली किंग के अंडर आ रही है लैंड, बहुत उपजाऊ लैंड है या बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट लैंड है, उसको खालिसा लैंड बोला जाता है। और उसकी देखरेख करी जा रही है किसके द्वारा? दीवाने खालसा के द्वारा। ये जो ऑफिसर है दीवाने खालसा, ये क्राउन लैंड को संभालेगा। दीवाने तान, ये वो ऑफिसर है जो कैश और सैलरीज को देखेगा। देखिए फाइनेंस से संबंधित काम हो रहा है, राइट। दीवाने जागीर, जो वो ऑफिसर इंचार्ज जो जागीर्स जो हैं उनको देख रहा है, चाहे वो जागीर्स डायरेक्टली किंग के अंडर हैं या फिर और भी जो जागीर्स हैं जो मनसबदार्स के पास हैं या और इस तरह से। दीवाने सदत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था। देखिए उन अकाउंट्स की जांच रखना या उन अकाउंट्स के ऊपर निगाह रखना जो रिलीजियस डिपार्टमेंट से संबंधित है, यानी कि धर्म से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर जो रुपये पैसे का आदान प्रदान हो रहा है उस सब को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया, दैट इज़ दीवाने सदत। आपने याद रखना स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद है मुस्तफ़ी, ये क्या है? बेसिकली ये भी एक रैंक है, पोस्ट है, किसकी? ऑडिटर जनरल की। अब भाई हमारा जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, सारे भारत के कंसोलिडेटेड फंड और इनकी सबकी देखरेख करता है, ऑडिट करता है और चीज़ें देखता है, उसी तरह से वहाँ पर ऑडिटर जनरल होता था मुगल एम्पायर में। उसको क्या बोलते थे? मुस्तफ़ी। देखिए ये टर्म्स आपको रट्टी मारनी ही पड़ेंगी, याद करनी ही पड़ेगी, धीरे धीरे रिवाइज कर करके आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है मुशरिफ। मुशरिफ ये कौन है? चीफ अकाउंटेंट। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फाइनेंसेस या रेवेन्यू से संबंधित हैं और मुगल एम्पायर में फाइनेंसेस रेवेन्यू के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया और उससे वो चीज़ों को बेटर मैनेज भी कर पाए। नो डाउट मुगल्स वर ए मिलिट्री स्टेट, वो मिलिट्री राज था, मतलब ज़्यादा तो तलवारों के दम पर ही काम होता था, लेकिन तलवारों के दम पर काबू करने के बाद सारे सिस्टम को और बेटर करने के लिए रेवेन्यू के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता था और रेवेन्यू का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाता था, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा जाएगा, कहाँ कितना आएगा, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ कितना जाएगा, किससे कितना लिया जाएगा, ये सारा कुछ वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। आगे आ जाइए। देखिए प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर हमने बात कर ली है किसकी? वजीर की, ठीक है ना, और वकील की भी कर ली है। अब सेंट्रल लेवल पर बात करने के बाद हम प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट पर आ गए। जैसे एक स्टेट है, जैसे अब एक हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, ऐसे सूबेदार या फिर निज़ाम, ये हेड है किसका? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। जैसे हमारा गवर्नर होता है, राइट, उसके बाद जो आपका डी फैक्टो बेसिकली है रूलर है, जो डी फैक्टो हेड है जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो चीफ मिनिस्टर है। उसी तरह से सूबेदार जो है ये ऑल एंड ऑल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ठीक है। इसको डायरेक्टली कौन अपॉइंट कर रहा था? किंग, यानी कि मुगल किंग इसको डायरेक्टली अपॉइंट करता था सूबेदार को, उसको निज़ाम भी बोला जाता है। इसका मेन काम क्या था निज़ाम का या सूबेदार का, जो प्रोविंशियल हेड है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रोविंस में, ठीक है जी, और साथ में रेवेन्यू भी कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस की बात होगी स्टूडेंट्स, लेकिन हम एक ऐसे टैक्स की बात कर रहे हैं, अब करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल स्टेट है भारत एक, और भारत में नदियों का अंबार है और वहाँ पर एग्रीकल्चर होने की वजह से ज़्यादा जो पीजेंट्री से यानी कि किसानों से जो कर वसूला गया एग्रीकल्चर के थ्रू, वो ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पर, ओके। और रॉयल ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना भी इसकी ड्यूटी थी, किसकी? सूबेदार की या निज़ाम की। और सूबेदार या निज़ाम कौन है? प्रोविंशियल हेड है, यानी कि सेकंड लेवल पर जब गवर्नमेंट आ गई है तो वहाँ का हेड हमने बात करी है, सूबेदार या निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता, नेक्स्ट इसको टॉपिक पर देखते हैं स्टूडेंट्स। सरकार, देखिए सरकार, ये जो यूनिट है सरकार, प्रोविंस के अंदर क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स है ना, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक प्रोविंस का निर्माण करते हैं। तो कॉरस्पॉन्ड टू ए डिस्ट्रिक्ट इज योर सरकार, राइट। और फौजदार हेड होता था एक सरकार का, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता था मुगल एम्पायर में? फौजदार, राइट, ओके। और इसका काम क्या होता था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इन्होंने बड़ा जोर दिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। फौजदार की ये इंपॉर्टेंस इन्होंने रखी है, कहाँ पर? सरकार में, राइट। उसके बाद देखिए और 2-3 पोस्टों का हम बात करेंगे जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्टिव हैं। एक है अमल गुजार, एक है कोतवाल, ठीक है जी। ये देखिए, ये जो अमल गुजार है ये बेसिकली क्या करता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है और दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स को भी देखता है।
फौजदार का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है रेवेन्यू कलेक्ट करने में तो वो एक्टिव हो जाएगा फौजदार। लेकिन एक और स्पेशल पोस्ट ही है अमलगुजार, जिसका काम ही क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है और फाइनेंशियल मैटर्स को देखना है मुगल एम्पायर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिसको हमने बोल दिया है सरकार। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है कोतवाल। ये क्या होता था कि एक पोस्ट होती थी मीर आतिश, आतिशबाजी होती है ना, जैसे कि आर्टिलरी यूनिट और इस तरह से, यानी कि कोई दंड देना है, कोई नुकसान पहुंचाना है, कोई मारकाट करनी है, उसका हेड होता था मीर आतिश। उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक पोस्ट खड़ी करी जाती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको बोला जाता था कोतवाल। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता था, पनिश करना, किसको, क्रिमिनल्स को, और रिपोर्ट करना सेंटर को कि क्या कुछ हो रहा है जी सरकार में, क्या लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही चल रही है, फौजदार ठीक से काम कर रहा है। वो भी तब जब फौजदार एक हेड है। देखिए इवन देन ये पावर्स दी गई थी ग्राउंड लेवल पर कि जी आप रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सेंटर को। ठीक है जी, कोतवाल की इतनी पावर होती थी। तभी तो हमारे भारत में ये कोतवाल शब्द बड़ा चलता रहा है, चल ही रहा है। ठीक है, आप जब जाके देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, वहाँ पर कोतवाल शब्द आज भी चलता है। राइट, नेक्स्ट आइए। ओके, परगना लेवल। देखिए परगना लेवल बेसिकली आपका क्या हो गया, सब डिवीज़न लेवल। सब डिवीज़न मतलब तहसील लेवल, है ना। यहाँ पर एक हेड की बात करेगी, दैट इज़ शिकदार। लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, शिकायतें सुनेगा ना, शिकदार। ठीक है जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है परगना लेवल पर। ठीक है जी, जैसे ना 24 परगना, बंगाल में अभी भी ऐसे नाम है ना लोकेशंस के। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि शिकदार जो है वो हाईएस्ट ऑफिसर है जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा एक परगना में। परगना एक इज इक्वलेंट टू ए सब डिवीज़न इन टूडेज सब डिवीज़न लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे तहसील है। ठीक है जी, ओके। और गवर्नमेंट प्रोविंशियल, जो गवर्नमेंट है प्रोविंस लेवल पर, वहाँ पर ये रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली अगर इसको कोई दिक्कत लगती है परगना लेवल पर। देखिए यहाँ तक पावर्स दी हुई थी, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ऐसी ऐसी पावर्स दी जा रही हैं कि सेंटर से कोई बात छुपी ना रह जाए। ठीक है, एक और पोस्ट है आमिल। वहाँ पर हमने अमल गुजार देखा था सरकार लेवल पर, यहाँ पर देखिए आमिल है, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है किस लेवल पर, परगना लेवल पर। और इसको पावर दी गई है आमिल को कि वो पनिश भी कर सकता है क्रिमिनल्स को। देखिए यहाँ पर ये पावर, एडिशनल पावर दे दी गई है आमिल को। अब कानगो है ना, ये हमने सुना ही है, हमारे कानगो पटवारीज होते ही हैं रेवेन्यू सर्कल्स में, अलग अलग जो हमारी ज़मीनों से संबंधित काम होते हैं तहसील में। कहता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग लैंड इन परगना। देखिए जुड़ने लग गया ना, आज का सिस्टम इस सिस्टम के साथ जुड़ने लग गया है। कानगो एक पोस्ट होती थी किस लेवल पर, परगना लेवल पर। और जो कानगो का काम होता था वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता था, सर्वेइंग लैंड इन परगना। परगनाज में लैंड की सर्वे करना कि किस टाइप की लैंड है, कितना क्या है, क्या उसका स्टेटस है, कैसे उस पर लगान लगेगा, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एक डेवलप करता था कानगो। एक और पोस्ट आ गई है काजी। देखिए सदर एंड काजी, यहाँ पर दो शब्द आपने देखने हैं। काजी, सदर एक ऐसी पोस्ट है, ऐसा पर्सन है जो कि मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर निगाह रखेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, मुस्लिम धार्मिक एक्टिविटीज़ में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब वो फैसला लेने के लिए कैपेसिटी में आ जाएगा, यानी कि जुडिशियल कैपेसिटी में आ जाएगा, न्याय करने की कैपेसिटी में आ जाएगा, तो ये क्या कहलाने लग जाएगा, काजी। तो सदर और काजी दोनों ही किससे संबंधित हैं, बेसिकली तो आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ से संबंधित हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काजी की कि काजीज वर अपॉइंटेड एट द परगना लेवल टू परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस, दे वर अंडर द प्रोविंशियल काजी। देखिए एक सबसे बड़ा जो काजी है वो प्रोविंशियल काजी है वहाँ पर। ठीक है जी, काजी उल कुजुल ऐसे करके उसको बोला गया है। ठीक है जी, काजियों का काजी। और डायरेक्टली ये रिपोर्ट करता, परगना लेवल पर जो काजी था वो रिपोर्ट करता था प्रोविंशियल लेवल काजी को। ठीक है जी, तो काजी का काम क्या था कि न्याय करना, और वो भी किसके साथ संबंधित, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं उससे संबंधित अगर कोई गड़बड़ होती है तो न्याय करने का काम किसको दिया गया है, काजी को दिया गया है। अगर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, अकॉर्डिंग टू शरिया ये चीज़ें नहीं हो रही तो उसको देखेगा। आगे आ जाइए, देखिए जो बात हम पहले कर चुके हैं, मैंने उसको समअप करने के लिए फिर से 4 मिनिस्टर्स की बात कर ली है, वकील की, वज़ीर की, मीर बख्शी की, सदर उस सुदूर की। देखिए वकील है, मैंने बोला ना कि सेकंड इन कमांड है, ये सेकंड इन कमांड है।
सारा कुछ मोटा मोटा जो देख रहा है राजा के बाद वो वकील है। इसको कमज़ोर करके वज़ीर को एक्टिव करेगा अकबर, ठीक है। ये सारा सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ये सारा सिस्टम संभालेगा, सारी चीज़ें देखेगा, टोटल रेवेन्यू से लेकर के और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारियों को देखेगा, और वो पोस्ट है वज़ीर। दूसरा जो है मीर बख्शी, ये बेसिकली हाईएस्ट पोस्ट होगी कहाँ पर, मिलिट्री डिपार्टमेंट में। ऐसे जो मिलिट्री जो है वहाँ पर सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज़ ऑफ मीर बख्शी। तो जितना भी मिलिट्री से संबंधित कामकाज होगा वो मीर बख्शी देखेगा, ठीक है। इंस्पेक्शंस देखनी है मिलिट्री की, कुछ और बात करनी है, आपका क्या बोलते हैं उसको, मनसबदारी सिस्टम के ऊपर देखना है, ये सारा कुछ मीर बख्शी देखेगा। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है, ये भी एक मिनिस्टर है, मीर बख्शी के नाम से जाना जाएगा। सदर उस सुदूर, ये वही आ गया, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर है ये। मुगल एम्पायर में, राइट। काजियों को भी देखेगा और सदर्स को भी देखेगा, और जितना भी जुडिशियल से संबंधित काम है, जुडिशरी से संबंधित काम है, उसके ऊपर ये अपनी राय रखेगा या अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेगा। सदर उस सुदूर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसमें मनसबदारी सिस्टम आ गया है, ठीक है। देखिए एक ना विलेज लेवल पर हमने बात नहीं करी, विलेज लेवल पर हमने बात करनी है कि हमने सरकार से लेके परगना तक बात कर ली, विलेज लेवल पर हम आ गए हैं। तो विलेज लेवल पर जो हेड होता था उसको बोलते थे प्रधान, ठीक है जी। वो स्किप कर गया उधर बात करते करते। तो प्रधान जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे मुकद्दम, खोत, चौधरी, ठीक है जी, ये सारे अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसका काम क्या होता था कि विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ठीक है जी। और इसके साथ एक पटवारी होता था जो कि सारा विलेज लेवल की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको देखता था, ठीक है जी। लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रधान। इसको अलग अलग नामों से जाना गया है, मुकद्दम, खोत, चौधरी, इस तरह से। और इसी के साथ एक पर्सन और दिया गया दैट इज़ पटवारी, जो कि विलेज लेवल की रेवेन्यू कलेक्शन को देखेगा। तो इस तरह से ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक एडमिनिस्टर किया जाता था सारे के सारे सिस्टम को, चाहे वो आपका लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो आपकी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो आपकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह से, ठीक है जी। सॉरी, एक अभी हमारा मुगल मनसबदारी सिस्टम, देखिए अकबर एक सिस्टम लेकर आया दैट इज़ कॉल्ड एज मनसबदारी सिस्टम। सिंपल है, मनसब क्या है, एक रैंक है, एक रैंक खड़ा किया गया। ये मनसबदारी सिस्टम जो है इसमें ये अकबर ने शुरू किया है, राइट। अकबर ने इस सिस्टम को शुरू किया, उसका काम ही ये था, उसका रीज़न ये था कि भी वो एक मिलिट्री स्टेट को पूरी मजबूती से रखना चाहता था, और उसके लिए उसको बहुत सारी ऐसे साधनों की ज़रूरत होती थी, जैसे कि घुड़सवारों की, घोड़ों की, हाथियों की, कार्ट्स की, बैलगाड़ियों की, ठीक है जी, वॉरियर्स की। तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसने एक रैंक खड़ा किया, मनसब, ठीक है जी। और उसी सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहा गया है बेसिकली। इस मनसबदारी सिस्टम में होता क्या था कि जी एक ऐसा पर्सन जिसको मनसब अपॉइंट कर दिया गया है मुगल एम्पायर में, तो उसको बहुत सारे सिस्टम प्रोवाइड करने होते थे सरकार को, जिसमें आपकी कैवेलरी हो गई, जैसे कि घोड़े हो गए आपके, ठीक है जी, आपके एलिफेंट्स हो गए, हाथी हो गए, और आपकी जो है घुड़सवार हो गए बहुत सारे आपके, ठीक है। और भी ऐसे सारा सिस्टम उनको देना होता था मनसबदारी सिस्टम के तहत। और बदले में क्या होता था कि जो मनसबदार होते थे वो अपने एरिए में, अपने जिस क्षेत्र में वो एक्टिव होते थे वहाँ पर वो अपना सारा सिस्टम डेवलप करके और सारा का सारा सिस्टम रेवेन्यू के रूप में कहाँ पर पहुँचाते थे, राजा के पास पहुँचाते थे, अपना खर्चा निकाल करके। और बदले में वो बहुत सारा ये जो सारा सिस्टम प्रोवाइड करते थे किसको, मुगल किंग को, किसके रूप में, कैवेलरी के रूप में या घुड़सवारों के रूप में, और आपका क्या बोलते हैं एलिफेंट्स के रूप में या कार्ट्स के रूप में। मतलब कहने का ये है कि इस चीज़ को हम समझना चाहें तो सिंपल ये समझ सकते हैं आप कि जी बंदे तैयार हैं हमारे पास, और वो बंदे तैयार कौन करेगा, वो एक ऐसा रैंक तैयार करेगा जिसको बोला गया है मनसब। और वो मनसबदारी सिस्टम में मतलब ये है कि हमें एक फ़ौज चाहिए, और फ़ौज जो है वो पर्सन्स तैयार करेंगे लोकल लेवल पर जो अपने क्षेत्र में पूरे एक्टिव हैं, पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन लोगों का, ठीक है जी। तो यहाँ पर
ये जो है 10 से लेकर के 10,000 मनसब तक का रैंक डिसाइड किया जाता था। इसके ऊपर हम ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकते, ये टॉपिक बहुत लंबा निकल जाएगा बेसिकली। तो फिलहाल अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं कि मिलिट्री प्रोग्रेस को बढ़ाए रखने के लिए, मिलिट्री सिस्टम को पूरा एक्टिवेट रखने के लिए मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा खड़ा किया गया है। ठीक है, इसमें बाद में चेंजेस भी आएंगी। जाट्स कौन होते हैं, सवार्स कौन हैं, उनमें क्या फ़र्क है, जाट का रैंक ज़्यादा होता है, सवार का रैंक कम होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे मनसबदारी को तब देखेंगे, इसलिए मैंने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया था एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, देखिए मुगल रेवेन्यू सिस्टम। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रेवेन्यू सिस्टम पर आ गए हैं। रेवेन्यू का साधन क्या था? ज़मीन, लैंड। अब लैंड है तो टाइप्स ऑफ लैंड हमें पता होनी चाहिए। देखिए मुगल एम्पायर में 4 तरह से लैंड का वर्गीकरण किया गया है, कैटेगराइजेशन करी गई है। 1 इज़ योर पोलाज लैंड, 2nd इज़ योर पारोती, 3rd इज़ योर चचर, 4th इज़ योर बंजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोलाज लैंड जो है बेसिकली ये एक इस टाइप की लैंड होती थी जो कि हाईली कल्टीवेटेड होती थी। हाईली कल्टीवेटेड यानी कि इसको बहुत अच्छे से क्या किया जाता था, हर साल बिना फॉलो छोड़े, बिना बेकार छोड़े इस पर बोआई होती थी, इसको जोता जाता था और यहाँ से मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को किया जाता था। पारोती एक इस तरह की लैंड है जिसको कि थोड़ा बहुत 3-4 साल के बाद इसको थोड़ा छोड़ा जाता था फॉलो लैंड के लिए, ताकि ये अपनी जो प्रोडक्टिविटी है या फर्टिलिटी है बेसिकली इसको रिगेन कर जाए। ठीक है जी, रिगेन कर जाए। ठीक है, और जो चाचर है लैंड, इसको ओकेजनली छोड़ा जाता था, ओकेजनली फॉलो छोड़ दिया जाता था 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। ठीक है जी, ओके। और इसके बाद लास्ट कैटेगरी की जो लैंड होती दैट वाज बंजर। इसको कभी जुताई के लिए, बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था और ये फॉलो लैंड के तौर पर ही इस्तेमाल होती थी कि खाली पड़ी है बस लैंड, कुछ नहीं है। तो जिस तरह की लैंड है वहाँ पर उसका असेसमेंट होगा, फिर वहाँ से असेसमेंट होकर के स्टेट के पास खजाने में उतना हिस्सा जाएगा जितनी प्रोडक्शन होगी जिस लैंड से, चाहे वो पोलाज लैंड है, पारोती लैंड है या चचर लैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लैंड्स की टाइप आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद और इसके डीप में जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो लेक्चर का स्कोप है उसके ऊपर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब देखिए जब रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उसका बेस क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट किसकी करनी है? लैंड की करनी है। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरह की लैंड जिस तरह की प्रोडक्शन दे रही है उसी हिसाब से तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा ना, कर लगेगा। ठीक है जी, तो असेसमेंट के तरीके अलग अलग बताए गए हैं। 1 इज़ योर बटाई और गल्ला बख्शी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बटाई और गल्ला बख्शी। बटाई क्या होती है? बेसिकली बांटना है ना, शेयर करना। शेयर काय का? क्रॉप का या क्रॉप प्रोड्यूस का, ये कह लीजिए आप। इसमें भी 3 तरीके से बांटा जाता था। एक को बोला गया बटाई प्रॉपर, दूसरे को बोला गया खट बटाई, तीसरे को बोला गया लंग बटाई। देखिए बटाई प्रॉपर क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल फसल है, तैयार हो गई है, सारी फसल काट ली, ग्रेन अलग नहीं किया, थ्रेशिंग नहीं करी, और क्या पड़ा है? सारी की सारी फसल पड़ी है, सारी फसल के बराबर टुकड़े कर लिए गए, हीप्स बना दी गई इक्वल अमाउंट की। ठीक है जी, और एक हिस्सा जो है 1/3 के रूप में बेसिकली दे दिया गया किसको? स्टेट को। दैट्स ऑल, दिस इज़ योर बटाई प्रॉपर। खट बटाई क्या है? देखिए खट बटाई में बेसिकली क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक टुकड़ा जो है बिना फसल को काटे, फसल नहीं काटेंगे अभी, हार्वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है ना, बटाई प्रॉपर में हार्वेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पर खट बटाई में हार्वेस्टिंग नहीं होगी। फसल है अभी, खड़ी है, पकी भी नहीं है, कटी भी नहीं है, और उसका एक हिस्सा डिमार्केट कर दिया जाएगा, डिमार्केट कर दिया जाएगा, और उस हिस्से को जो डिमार्केट किया गया है वो स्टेट जो है वो ले जाएगी, यानी कि राजा का हिस्सा बनता है, वो इस तरह से वो शेयर अपना जो है वो ले जाएगा। जो लॉन्ग बटाई है इसमें क्या होता है कि फसल को काट करके उसका ग्रेन सेपरेट कर लिया जाता है, ग्रेन अलग कर लिया जाएगा, और फिर ग्रेन्स की क्या बना दी जाएंगी? हीप्स बना दी जाएंगी, उनकी आप मान के चलिए कि अमाउंट्स बना दिए जाएंगे, और फिर उसका एक हिस्सा जो है 1/3 के रूप में स्टेट ले जाएगी। राइट, ये इन तरह से, इस तरीके से बटाई का प्रॉपर सिस्टम मुगल एम्पायर में चलता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए आगे आ जाइए। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ते देखते रहिए इसको। हाँ ठीक है, अच्छा है आप कर रहे हैं इसको, क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके।
उसके बाद ये हमने लैंड असेसमेंट का देख लिया सिस्टम, और वहाँ से स्टेट का जो रेवेन्यू शेयर है वो भी देख लिया, 1/3 के रूप में ले रहा है। इसके बाद हमने और इसको सिस्टम को देखते हैं कि बटाई सिस्टम वाज इन ऑपरेशन इन थट्टा। ये थट्टा क्या है? एक जगह है बेसिकली, कहाँ पर? सिंध में, सिंध प्रांत में, और कश्मीर और कंधार में। यहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता था? शेयरिंग का बटाई सिस्टम। कनकूत सिस्टम क्या है? लैंड का, लैंड असेसमेंट का। कहते हैं कि ये एक्चुअल इंस्पेक्शन होती थी मौके पर ही, ऑन द स्पॉट, और 1/3 जो एस्टिमेट है फसल का वो एज ए स्टेट ले जाता था, यानी कि एज ए स्टेट डिमांड उसको दे दिया जाता था 1/3 इंस्पेक्शन करने के बाद ऑन स्पॉट। ठीक है जी, क्लियर है? जबत और जब्ती, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपने देखना है। देखिए जबत या जब्ती जो सिस्टम है ये बेसिकली क्या है कि एक स्टेट को शेयर चाहिए अपना, लेकिन तरीका क्या है? पहले सारा जो सॉन एरिया है, यानी जिस पर बुआई हुई है उसको मापा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उस सारे क्षेत्र में जहाँ पर फसल अच्छी है, जहाँ पर फसल दरमियाने स्तर की है, जहाँ पर फसल अच्छी नहीं है, उस सारे उन तीनों को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है जी। एंड द एवरेज ऑफ 3, उन तीनों टाइप्स की फसल्स का, अच्छी, ठीक ठाक और बुरी का एवरेज निकाला जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा? इसको एज ए नॉर्मल प्रोड्यूस मान लिया जाएगा, एवरेज निकाल के जी इसकी मोटी मोटी कीमत इतनी बन रही है, ठीक है जी, ओके, पर बीघा। और जो भी उसकी कीमत बनी है मोटी मोटी, वो उसको बेसिकली जैसे बटाई कैश एंड काइंड के रूप में हो सकती है, ये जो है बेसिकली जबत एंड जब्ती, इसको हम देखते हैं कि ये 1/3 एवरेज जो है वो स्टेट डिमांड कर लेगा, स्टेट ले जाएगा, ठीक है जी। और नस्क जो सिस्टम है, नस्क सिस्टम, ये भी एक तरह से आपका क्या है? स्टेट की डिमांड है, स्टेट को रेवेन्यू चाहिए। कहता बंगाल में ये चलाया गया, ये एक रफ कंप्यूटेशन है कि जी क्या है? पास्ट रेवेन्यू जो पीजेंट्स से मिला है, किसानों से मिला है, उसके बेस के ऊपर एक एवरेज निकाल ली जाएगी और वो एवरेज ले ली जाएगी नस्क सिस्टम में। तो नस्क सिस्टम में ये हो सकता है कि अगर कई बार क्या हुआ कि प्रोड्यूस अच्छी आ गई, तो फिर एवरेज के हिसाब से जो ले लिया है हो सकता है कि वो कम जाए और ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हो जाए, पीजेंट्स को हो जाए। तो नस्क सिस्टम, जबत और जबती सिस्टम, और कनकूत सिस्टम और बटाई सिस्टम, ये सारे के सारे ऐसे सिस्टम्स हैं शेयरिंग के, जिसको कि असेसमेंट के बाद लागू किया जाता था, और स्टेट जो है कर के रूप में, टैक्स के रूप में फसल को कैश के रूप में या काइंड के रूप में ले जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा हमने रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करी है, मैंने बता दिया है क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा सा मुगल एम्पायर को देखना है तो इसके बारे में। ये कुछ मैप्स मैंने लगाए थे, सिल्क रूट की बात कर रहे थे तो ये चाइना का ये सारा सिस्टम है जी, ठीक है। ये देखिए ये पर्सिया आ गया, ये सारा क्षेत्र जो है यहाँ पर, ये सारा क्षेत्र हमने डिस्कस किया, सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब ये आपका जो है बेसिकली देखिए जो है आपका चंगेज़ खान का क्षेत्र है वो दिखाया गया है, देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है, टर्की तक पहुँच रहा है, ठीक है जी। ये कुछ मैप्स निकाल लिए थे कि चलो स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया हो जाए। ये भी मैप ले आए थे कि आपको उज़्बेकिस्तान वगैरह पता लग जाए, ठीक है। समरकंद कहाँ पर है? ये फरगाना देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये समरकंद है। ये इस तरह से सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं वैसे, तो आपको एक बेटर आइडिया हो सकता है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एक टॉपिक था मुग़ल एम्पायर के ऊपर, जिसमें हमने फटाफट से चीज़ों को देखने की कोशिश करी, और इसके डीप में जा सकते हैं बड़े आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू सिस्टम है, अगर 1 घंटा लगाया जाए एक एक चीज़ उसमें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर भी पेपर के एंगल से जितना हमने किया है वो आई थिंक मोर देन सफिशेंट है। बाकी आप अपने कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, आपका सिस्टम मेरे को पता है कि आप मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, इसमें पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं दे पाते, सॉरी फॉर दैट। सो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर एक और लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।